पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी बहुत बुरी स्थिति है ये केजरीवाल का लंदन। तो मंगरुआ ने अपना चौपाल सजा लिया है और हमेशा की तरह मंगरुआ के चौपाल पर हैं वरिष्ठ पत्रकार हरेश जी। हरेश जी, दिल्ली में भी चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। मने कहते हैं ना, हम लोग के यहाँ कहावत कहते हैं कि गए माघ 29 दिन बाकी। 4-5 महीने का समय बचा है। फरवरी में चुनाव है, हम लोग जुलाई के लास्ट में हैं, मने 6-7 महीना बचा हुआ है। एमसीडी में भी केजरीवाल, दिल्ली में भी केजरीवाल, सब जगह केजरीवाल। हालांकि संसद चुनाव में लोगों ने नकार दिया। क्या स्थिति देखते हैं आप? जी, आपकी बात सही है। दिल्ली में अब चुनाव आने वाले 6 महीनों के अंदर होने वाला है। नवंबर में चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी हो जाएगी। फरवरी में दिल्ली सरकार का समय पूरा होने वाला है, तो फरवरी से पहले चुनाव की संभावना पूरी है। जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाएगी और इसको लेकर सारी प्रक्रिया नवंबर महीने से शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी, जो भावी प्रत्याशी लोग हैं, अपने अपने पक्ष में समर्थन देने लेने का काम में लग चुके हैं। सब अपने पार्टी के तरफ से लग चुके हैं कि हमको टिकट मिल जाए, और अपने अपने कामों में सारे लोग अपने अपने तरह से, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों को टटोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हमें टिकट मिल जाए ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें। वो भी एक अच्छा तरीका है। चुनाव से पहले जागरूक होना, लोगों को जगाना सही है। ठीक है, तो चुनाव होगा, नए प्रत्याशी आएंगे, नए लोग आएंगे, कुछ पुराने लोग भी चुनाव। लेकिन दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, खासकर विशेष रूप से आप देखें तो बरसात के बाद का जो माहौल है, पता नहीं चलता कि दिल्ली का बाप कौन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उसमें कहा गया कि नहीं, दिल्ली के बाप तो उपराज्यपाल ही है, अर्थात दिल्ली पे ज़्यादा हक उपराज्यपाल का है। चुनी हुई सरकार को कुछ अधिकार दिया गया और चुनी हुई सरकार का मुखिया जेल में। जी, आपने बहुत बड़ी बात रखी। बरसात के समय दिल्ली की स्थिति एकदम नरक से भी बदतर हो जाती है। दिल्ली में क्या है कि एमसीडी, स्थानीय प्रशासन, दोनों ही आम आदमी पार्टी के हाथ में है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से अधिक समय से दिल्ली में शासन में है, और एमसीडी के चुनाव के समय उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि एमसीडी भी हमारे पास आ जाए तो कूड़ा का पहाड़ ये समाप्त कर देंगे, ये कर देंगे, दिल्ली में साफ़ सफाई की सुविधा रहेगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। साल भर होने को जा रहे हैं, व्यवस्था कुछ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं। और जो पहले से साफ़ सफाई थी उसकी स्थिति और नारकीय हो गई है। पहले थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती थी, अब वो व्यवस्था खत्म हो गई है। अभी हाल 2 दिन पहले जो बारिश हुई है, 1 दिन पहले शनिवार को राजेंद्र नगर में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट है आईएएस का, वहाँ पर 2 छात्राएं और 1 छात्र की डेथ हो गई है पानी की वजह से। कोचिंग में बेसमेंट में पानी चला गया और वो तुरंत वो बच्चे निकल नहीं सके और उनकी वहीं पर तत्काल मृत्यु हो गई।
चूंकि ये मंदिर का प्रांगण है तो मंदिर के प्रांगण में स्वाभाविक है कि शाम का समय है तो कुछ बच्चे भी खेलने के लिए आए हैं और बाल मन पर किसी का बस नहीं होता, तो बच्चों को मना भी नहीं किया जा सकता। हाँ, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्राओं के मौत की बात कर रहे थे, बेसमेंट में पानी जम गया, इसके लिए माने वो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, छात्राओं का देहांत हो गया। सारा मुखर्जी नगर, यहाँ तक कि सिग्नेचर अपार्टमेंट जो कि मुखर्जी नगर में कमाए गए पैसे से खड़ा हुआ है, वहाँ बहुत सारे बासिंदे रहते हैं जिन्होंने करोड़ों का फ्लैट लिया और कहा जा रहा है कि अब वो असुरक्षित है, सब लोगों को खाली करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मुखर्जी नगर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आपने देखा होगा हरेश जी, मैंने भी देखा है कि कैसे बच्चे, आग लगती है और बच्चे सीढ़ियों से फांदते कूदते किसी तरह जान बचाते हैं। एक बच्चे की मौत भी हो गई थी, हालांकि उसको स्वीकार नहीं किया गया। जी, कल की बात है, राजेंद्र नगर में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईएएस का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, माना प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा था। लाइब्रेरी में उस समय 35 छात्र छात्राएं पढ़ रही थी। अचानक से पानी नीचे आया, 10 फीट पानी मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में उस बेसमेंट में आ गया। 2 छात्राएं और 1 छात्र की उसी समय मृत्यु हो जाती है। वहां पर पुलिस को कॉल किया गया था, अग्निशमन दस्ता को कॉल किया गया था, एनडीआरएफ को कॉल किया गया था। घंटों तक किसी का कोई पता नहीं चला और जब तक वो आते आते तब तक 3 बच्चे डेथ हो चुके थे। 3 बच्चे, मतलब जो कल होके आईएएस बनते, कलेक्टर बनते, वो सारे 3 बच्चे, उनका परिवार चला गया, उनका सब कुछ, उनकी सोच उनके साथ चली गई। और यह सब व्यवस्था के कारण है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एमसीडी तीनों मिला हुआ है। ना कोई नाली की सफाई होती है, नहीं कोई, आप बेसमेंट में आप लाइब्रेरी नहीं चला सकते, लेकिन सब कुछ होता है यहाँ स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को, एमसीडी को पैसा दे दो, चुपचाप कागजों में नालियों की सफाई होती है। आप पीछे देखा, मंदिर के पीछे बहुत बड़ा नाला है। ये नाला अलीपुर से आता है, मुकुंदपुर की तरफ जाता है। इसमें शुरू में थोड़ी देर जगह साफ हो गई, उसके बाद छोड़ दिया और सारा कागजों पर पैसे की निकासी हो गई है। 48 लाख रुपया इस नाली की सफाई के लिए निकाल चुका है लोगों ने। अब बताइए, नाली साफ नहीं हुआ, बारिश, हल्की बारिश होगी, ये सारा पानी प्रांगण में आएगा। बच्चे हमारे खेलने आते हैं, किसी को सांप डस सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अभी 1-2 महीने पहले शोर मच रहा था कि बिजली न पानी, ये कैसी राजधानी, और अब शोर मचने लगा है कि दिल्ली में सिर्फ पानी ही पानी। बुराड़ी से जब अंदर आते हैं, क्या स्थिति है? गर्मी के दिनों में ऐसी स्थिति थी कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। यह दिल्ली की हकीकत है, राजधानी की, देश की राजधानी दिल्ली की हकीकत है कि गर्मी के दिनों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। अब हल्की बारिश हो रही है तो घरों में पानी घुस जा रहा है, घरों में पानी घुस जा रहा है, नालियों में पानी घुस रहा है। लोग सीवर के पानी से बाहर आ जा रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, उनका देखने वाला कोई नहीं है। नालियों की सफाई हुई ही नहीं है। हल्की बारिश होती है, बूंदा बूंदी होती है, नाला जो पानी जो है ना रोड पर आ जा रहा है। माना कि केजरीवाल साहब जेल में हैं और जानबूझ के, क्या नाम है कि कहता, आरोप तो यही है कि जानबूझ के उनको जेल में रखा गया है, जमानत दी नहीं जा रही है। तो स्वाभाविक है कि जब दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री जब जेल में होगा और दिल्ली के कथित माई बाप यानी उपराज्यपाल जो कि व्यवस्था हैं वो ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति तो होगी ना। तो दोस्तों दोनों तरफ यहाँ जो कहा जा रहा है कि केजरीवाल को जानबूझकर बेल नहीं दिया जा रहा है, यह पूरी गलत है। वह व्यक्ति जो कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने का वादा करके आया था, उसने कसम खाई थी, अपने बेटे के माथ पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम न कांग्रेस से समर्थन लेंगे, न कांग्रेस को समर्थन देंगे। अगले चुनाव में ही वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाता है, कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ता है। वह व्यक्ति शराब घोटाला ही नहीं, दवाई घोटाला, इतने सारे घोटाले में है। शिक्षा विभाग का घोटाला है, नाली सफाई का घोटाला है, जल विभाग में था, जल विभाग का 70,000 करोड़ का घोटाला है। वह पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं। जल विभाग का कुछ दिनों के पास उसके पास कार्यकाल था, उसमें 72.5 लाख करोड़ रुपया का घोटाला है वो।
और यह इतना छोटा घोटाला नहीं है, और यहाँ पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। ऐसा नहीं है उसके पास उनके पक्ष में लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल से लेकर बड़े बड़े पत्रकार हैं जो खुद ही अपने आप में जज हैं। वो पहले से जो व्यक्ति अभिषेक मनु सिंघवी ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने बिस्तर पर सोने के बदले महिला को जज बनाने का ऑफर दे रहा है, वो भी यहाँ वहाँ का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का ऑफर दे रहा है, और वह व्यक्ति इसके साथ लड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति होगी। उसके बावजूद भी इसको मतलब बेल नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं तो है। 2 से 10 दिन में इसने, केजरीवाल पर आरोप है कि 1 से 70 आईफोन इसने डैमेज किए। 2 करोड़ रुपए के आईफोन इसने 1 से 70 दिनों में डैमेज किए। एक साधारण व्यक्ति आईफोन खरीदने के बारे में सोच के ये होता है कि हमारे पास आईफोन होगा, और केजरीवाल पर आरोप है कि 2 से 10 दिन में इसने 1 से 70 आईफोन को या तो डैमेज किया या जला दिया। तो यह 1 से 70 आईफोन, जो 2 करोड़ रुपए का आईफोन था, उसने क्यों जलाया? ऐसा क्या था उसमें? कहीं न कहीं तो है। आज तक उसने पासवर्ड उसका नहीं बताया। जब तक आपके मन में कोई न कोई गलती है, चोर है, नहीं है, तब तक आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो ऐसे तो हमाम में सब नंगे हैं, और राजनीति में नंगापन का खेल, खुला खेल फर्रुखाबादी होता है, उसमें जनता पीसती है। यहाँ पानी की समस्या बताए आप, और जल मने जहाँ तहाँ इकट्ठा हो जा रहा है। यहाँ का विधायक जो है संजीव झा, उनका भी दूसरा तीसरा टर्म, तीसरी बार संजीव झा तीसरे टर्म है। पहला टर्म तो 43 दिन का था। 43 दिन में उन्होंने दिल्ली को देश के भरोसे छोड़ के चल दिए बनारस अपना लोकसभा का इलेक्शन लड़ने। वहाँ बुरी तरह से हार के फिर ये दिल्ली के आए, और यहाँ लोगों से क्षमा मांगी कि आज के बाद हम दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ दिन में फिर वही आदत, गोवा गए, पंजाब गए और दूसरे हरियाणा गए, सब जगह इनको बुरी तरह पराजय मिली थी इस पिछले इलेक्शन में। ये लेकिन बात वही है कि आप आए थे यहाँ देश को भ्रष्टाचार, कुशासन, एक आंदोलन के बाद आए थे। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, और देश के तमाम लोगों को आशाएं थी कि अब कुछ नया होगा, देश में परिवर्तन होगा। काहे कि लोग भरोसा खो चुके थे कांग्रेस के कुशासन, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा था, जिसको अन्ना हजारे ने एक आंदोलन का मूवमेंट दिया, स्वरूप दिया था, और उसको इन्होंने लपक लिया। अरविंद केजरीवाल ने लपक लिया। लोगों को भी लगा। देखिए, राजनीति में जय पराजय चलते रहता है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है। आदमी आज क्षेत्रीय दल है तो वो चाहता है कि राष्ट्रीय दल हो जाए, तो दूसरे जगह चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय दल भी 10 साल के अंदर ये हो गए, अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली की जनता तो इनके साथ खड़ी है। जो जनता इनके साथ खड़ी है, उस जनता के प्रतिनिधि संजीव झा दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य भी थे। हमको आप सिंपली सा ये बताइए, इधर उधर की बात मत कीजिए। दिल्ली में विशेष रूप से बुरारी विधानसभा में 3 बार के विधायक संजीव झा फिर से चुनाव में जाएंगे, तो उनके पास दिखाने के लिए क्या है और आपके पास बताने के लिए क्या है, एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर? जी, दिल्ली में संजीव झा पिछले 3 कार्यकाल से बुराड़ी का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोगों को बड़ी आकांक्षाएं थी कि युवा व्यक्ति है और कोई ये नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम बुराड़ी में ये लाएंगे, बुराड़ी में वो करेंगे, गली गली में सड़क बिछाएंगे, गली गली में स्ट्रीट लाइट होगा, अस्पताल की सुविधा होगी, स्कूल होगा, कॉलेज होगा। कोई चीज़ नहीं हो सका। एक बुराड़ी में हॉस्पिटल भी बना है तो वो बस नाम के लिए। यहाँ रेफर हॉस्पिटल है, यहाँ कोई भी बड़ा केस आ जाए तुरंत रेफर कर देंगे। हिंदू राव में जाओ, RML में जाओ, फलाने जगह, यहाँ कुछ है ही नहीं। सारे जूनियर डॉक्टर को बैठा रखा है, और जो इलाज मतलब जांच भी है वो बाहर से ही सारे होते हैं। पहले मोहल्ला क्लिनिक में भेजा जाता था। मोहल्ला क्लिनिक में इस तरह का घोटाला हुआ कि एक मोबाइल नंबर पर 3600 का जाँच हुआ है, और उस जांच में पता चला कि जिस मोबाइल नंबर पर जांच हुआ है, चंडीगढ़ की एक महिला है जिसके पास वो मतलब बेसिक मोबाइल नंबर है, जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं जानती है। उस महिला के नंबर से 3600 मरीजों का जांच हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा घोटाला है, और इस घोटाला में संजीव झा से लेकर सारे लोग मिले हुए हैं। हम लोग मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं, भगवान के दरबार में हैं। दिल्ली विशेष रूप से बुरारी विधानसभा में
बहुत लोग परेशान हैं, मकान तो बन रहे हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, क्या स्थिति है, क्या चल रहा है ये? जी, पिछले 6 महीने से जो अभी नए मकान बने हैं उनमें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। जब हमने इसको उठाया टाटा पावर वालों से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि ये डीडीए लूप के अंदर आ गया है। अब ये आपको डीडीए से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, उसके बाद आपको बिजली हम देंगे। तो सबसे बड़ी बात कि एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास मतलब अपने पूरे जिंदगी भर की जमा पूंजी करके वह जमीन खरीदता है, घर बनाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके घर में बिजली ही नहीं लगेगी, वह कितना परेशान होता है। और यहाँ पर जो है कि डीडीए का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ से वो हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। एमसीडी में जाओ, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, हर जगह पैसे का बोलबाला है, सामान्य नागरिक परेशान है। न सांसद को इसकी कोई फिक्र है। सांसद ने एक दिन जन सुनवाई बुलाया था, टाटा पावर के अधिकारियों को बुलाया था, टाटा पावर के अधिकारी आए भी नहीं। तो आप समझिए, एक सांसद के बुलावे पर टाटा पावर के अधिकारी नहीं आ रहे हैं, डीडीए के लोगों को कोई मतलब ही नहीं है इनसे। तो एक सामान्य व्यक्ति जो घर बनाता है मुश्किलों से, जिंदगी भर की कमाई लगाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि बिजली ही नहीं है। बिजली नहीं होने के बाद उस घर का कोई महत्व ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास मतलब अपने पूरे जिंदगी भर की जमा पूंजी करके वह जमीन खरीदता है, घर बनाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके घर में बिजली ही नहीं लगेगी, वह कितना परेशान होता है। और यहाँ पर जो है कि डीडीए का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ से वो हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। एमसीडी में जाओ, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, हर जगह पैसे का बोलबाला है, सामान्य नागरिक परेशान है। न सांसद को इसकी कोई फिक्र है। सांसद ने एक दिन जन सुनवाई बुलाया था, टाटा पावर के अधिकारियों को बुलाया था, टाटा पावर के अधिकारी आए भी नहीं। तो आप समझिए, एक सांसद के बुलावे पर टाटा पावर के अधिकारी नहीं आ रहे हैं, डीडीए के लोगों को कोई मतलब ही नहीं है इनसे। तो एक सामान्य व्यक्ति जो घर बनाता है मुश्किलों से, जिंदगी भर की कमाई लगाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि बिजली ही नहीं है। बिजली नहीं होने के बाद उस घर का कोई महत्व ही नहीं है। उस घर के बनने से क्या दिन में भी आप नहीं रह सकते हैं। बहुत दुखद स्थिति है। सारा बिहारी सारा बुरारी जो है ना, जिस गली में घुसिए, आप तो मकान की बात कर रहे हैं, बिजली का कनेक्शन, ये मकान बन रहा है तो यहाँ बन कैसे रहा है? अनुमति कौन दे रहा है? जी, आपकी बात सही है। यह इस पर अभी तक कहीं से कोई रोक नहीं है, सारे प्लॉट कट चुके हैं। तो ये प्लॉट जिन्होंने काफ़ी समय पहले से लिया है, तो ये अपना घर आज न कल बनाएंगे ही। जब आपको बिजली नहीं देना था तो सबसे पहले आप प्लॉट कटने से रोकते। जब प्लॉट कट चुकी है, आप गली में सड़क दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, यहाँ तक कि अब पीएनजी गैस भी आ चुका है, उसके बाद आप कहते हैं कि हम बिजली नहीं देंगे। यह तो अपनी व्यवस्था में कमी है ना। यह आपको दिल्ली सरकार को, डीडीए को, जल बोर्ड को, टाटा पावर को बैठना चाहिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि को, सांसद को, विधायक को, पार्षद को बैठकर इसके सुनवाई करना चाहिए कि आम आदमी इससे प्रभावित ना हो। आम आदमी जो प्रभावित हो रहा है वह दुख का कारण, आम आदमी प्रभावित हो रहा है, वो दुख का कारण है। बुरारी जब जागरण के या जब अखबार के दफ्तर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आप तो बड़ा इंटीरियर में रह रहे हैं, यहाँ से कैसे जाते हैं? बहुत सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की यह स्थिति है कि पिछले 2 सालों से 10 मिनट की दूरी घंटा भर लग जाता है। कई बार गाड़ियां पलट जाती है, ऑटो पलट जाते हैं। स्थिति इतनी, हल्की बारिश हो जाए तो जाम हो जाता है, घुटने भर पानी रहता है। अब बारिश जम के हो जाए तो लोग ऑफिस नहीं जा पाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा यही जाम पर फंसे रह जाएगा। दोपहर में ऑफिस जाएगा बंदा तो आएगा कब? बावजूद इसके चुनाव सर पर है, अलग अलग लोगों की अलग अलग दावेदारी है। पूर्व वर्तमान विधायक संजीव झा भी अब इलाके में दिखाई देने लगे हैं। हमने देखा कि संत नगर में भी लोग कुछ अपना समस्या बता रहे थे, वो जवाब दे रहे थे। मैंने दावेदारी है संजीव झा की भी, अन्य लोग भी आ रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं, गठबंधन को जाएगी। जी, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड को जाने वाली है। पिछली बार शैलेंद्र कुमार खड़े थे, इस बार भी वो जब से चुनाव की संभावना हुई है तब से वो आगे आ गए हैं। पिछले 5 साल में वो कहीं नहीं दिखे, पिछले चुनाव में भी वो खड़े थे,
83,000 लगभग वोट से हारे थे। उसके बाद जनता के बीच कहीं नहीं गए और फिर से जब चुनाव आ गया तो वो फिर आ गए हैं। वर्तमान विधायक संजीव झा का 3 कार्यकाल हो चुका है और चौथे कार्यकाल के लिए वो मैदान में है, लेकिन उनके प्रति लोगों में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। कोई काम नहीं, बुराड़ी की ऐसी कोई गली नहीं है जो खुदी हुई ना हो, हर गली को खोद रखा है। सड़कों पर पानी है, लोगों की समस्या। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, जो साफ सफाई नहीं। एमसीडी पर भी आप ही का हक है, आम आदमी पार्टी का हक है एमसीडी पर। स्थानीय प्रशासन में आप हैं, सारा कुछ है। 3-3 बार के टर्म के हैं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि पहली बार टर्म है तो हम थोड़ा समझ नहीं सके, क्षेत्र इतना बड़ा है। जो क्षेत्र आप समझ चुके हैं, 3 बार आप विधायक रह चुके हैं और पार्टी में आपकी भावना है। आप दूसरे स्टेट में आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो आपका अपना जो मतलब चुनाव क्षेत्र है वह मतलब साफ सफाई नहीं है, वहाँ पर आपका कोई काम आप बताने लायक नहीं रह गए कि आपने क्या किया। एक दिखाने को एक बुराड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन बुराड़ी हॉस्पिटल में क्या इलाज होती है, क्या दवा मिलती है, वह लोग ही जानते हैं कि किस तरह की वहाँ नकली दवाइयाँ मिलती है, घटिया दवाइयाँ मिलती है। जांच के नाम पर कुछ भी नहीं उपलब्ध है, सब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रेफर कर दिया जाता है। मरीज सवेरे से लेकर शाम तक इधर उधर भटकते रहते हैं, अंत में फिर जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। हरेश जी, आप चाहे जो भी आरोप लगाएं या जो भी कहें, लेकिन आधी आबादी खुश है, और जब आधी आबादी खुश होती है उसको फ्री में भ्रमण करने का मौका मिलता है। जी समझ रहे हैं? जी जी, आपने सही कहा। केजरीवाल इस दिल्ली में सत्ता पे आने का मुख्य कारण है फ्री बिजली, फ्री पानी। और एमसीडी में आने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, महिलाओं को डीटीसी में फ्री। वो तो चाह रहे थे कि मेट्रो में भी महिलाओं को फ्री हो जाए, वह भट्ठा बैठ जाता मेट्रो का भी। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना खर्चा, और उसमें अगर फ्री कर दिया जाए। यहाँ फ्री की यह स्थिति है, महिलाएं सुबह से शाम तक बसों में घूमती रहती है, कोई काम नहीं है, घर का सारा काम पेंडिंग हो जाता है। कई बार पता चलता है कि बुराड़ी से निरंकारी तक ये जा रही है टहलने, बस फ्री है, वहाँ से 1 लीटर दूध लेके आ जाती है घर में। दिन रात मार्केट में हो रहा है, घर का काम सारा चौपट, बच्चे चौपट, फ्री के चक्कर में आज इधर घूमना कल उधर घूमना। यह नहीं, यह हकीकत है। लोगों को घर परिवार का ये आपको जो इन्फॉर्म है वह मिल रहा है कि हर घर परिवार में व्यवस्था और व्यवस्थित हो चुका है, छिन-भिन हो चुका। पहले नहीं होता था, तो पहले सोचना पड़ता कि 50 रुपया 100 रुपया किराया लगेगा कहीं जाने के लिए, तो हम सोचते कि 50। अब तो फ्री है, चलो भाई फलाने के यहाँ तो चलते। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे और व्यवस्था को ऐसा परिवर्तित किया कि व्यवस्था को चौपट बनाने में लगे हुए हैं। खुद तो जेल में बैठे हुए हैं, जमानत की बाढ़ जो रहे हैं, लेकिन व्यवस्था चौपट हुई जा रही है। बिजली, मकान बनता है, कनेक्शन नहीं मिलता, गली में सीवर बनाने के नाम पे सारा बुराड़ी विधानसभा खुदा पड़ा है। चुनाव सर पर है, विधायक जी दिखाई देने लगे हैं। हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उनकी सभाएं भी अलग अलग जगहों पर लगाई जाए, लेकिन फ्री की मारी दिल्ली बेचारी।